तभी बाहर एक वेटर भागकर आता है। वेटर ने सर झुकाकर कहा, प्रेसिडेंट फेंग। अचानक दर्जनों लोग मेन गेट पर आ पहुंचे, लेकिन उनमें से किसी के पास भी इनविटेशन कार्ड नहीं है। फेंग जियांजू ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कोई भी आवारा आदमी अंदर आ सकता है? उन्हें अभी के अभी बाहर जाने के लिए कहो। वेटर ने हकलाते हुए कहा, प्रेसिडेंट फेंग। उन सभी ने कहा कि वे भी बॉस हैं, सभी अलग अलग कंपनियां चलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे शादी में प्रवेश करने और उसमें शामिल होने के लिए यहाँ मौजूद सभी व्यक्ति 10,000 का कैश गिफ्ट देने को तैयार हैं। ये सुनकर फेंग जियांजू और लुई रूसी दोनों हद से ज्यादा चौंक जाते हैं। लुई रूसी चिंता में सोचती है, ये कैसी स्थिति है, ये बहुत ही वियर्ड है। फेंग जियांजू ने आदेश देते हुए कहा, आज मेरे बेटे का भी खास दिन है, इसलिए सबको आने दीजिए। होटल वाले को ज्यादा टेबल लगाने के लिए सूचित कीजिए। वेटर ने शांति से कहा, यस सर। ये देखकर फेंग चाओ एटीट्यूड में आ जाता है। फेंग चाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने देखा, युंजू शहर के बिजनेस वर्ल्ड में मेरे डैड की यही हैसियत है। वे सभी छोटे बिजनेसमैन उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वांगजिया हैरान होते हुए कहती है, हाँ। वांगजिया सोचती है, जब से ये चैन वेडिंग वेन्यू पर आया है तब से सब कुछ अजीबोगरीब होने लगा है। मुझे हमेशा अपने दिल में एक बुरा एहसास रहता है। उतने में ही काफी सारे लोग वेडिंग वेन्यू में एंटर होते हैं, फिर वे सभी एक साथ ग्रुप में खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा चौंक रहे होते हैं। उन सभी ने, हेलो प्रेसिडेंट फेंग। प्रेसिडेंट फेंग के बेटे को शादी के लिए कंग्रेचुलेशन। फेंग जियांजू ने हैरान होते हुए पूछा, क्या आप सभी कंपनियां चलाते हैं? आपने कौन कौन सी कंपनियां चलाई हैं? मुझे जल्दी से बताइए। इन सब को देखकर फेंग चाओ सोचता है, अरे यहाँ कुछ लोग मुझे जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। फिर वे सभी एक के बाद सभी अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं। कोई कहता है, मेरी कंपनी का नाम किचेंग है। अन्य कोई कहता है, मेरी कंपनी का नाम तियान्यू ऑनलाइन गेम्स है। दूसरा कोई कहता है, मेरी कंपनी का नाम सनसेंग हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये सब सुनकर फेंग चाओ चौंक कर सोचता है, क्या ये सभी वही कंपनियां नहीं है जिनमें मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था? फेंग चाओ ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ही हो वो घटिया कंपनियां जो दिवालिया हो गई हैं, जिनकी वजह से मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये सुनकर फेंग जियांजू एक पल के लिए शोक में जम जाता है। फिर अगले ही पल फेंग जियांजू ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, फेंग चाओ, क्या तुमने उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया था? उनकी सारी कंपनियां तो दिवालिया हो गई। फेंग चाओ ने हकलाते हुए कहा, यस यस। फेंग जियांजू ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मुझे जल्दी से बताओ, मैंने तुम्हें जो 500 मिलियन दिए थे उसमें से अब तुम्हारे पास कितने बचे हैं? फेंग चाओ ने डर के सर झुकाकर कहा, मैंने सब कुछ खो दिया। इतना सुनते ही फेंग जियांजू ने फेंग चाओ को जोर से एक तमाचा लगा दिया, जिसके कारण फेंग चाओ सुअर की तरह जमीन पर गिर जाता है। फेंग जियांजू ने चिल्लाते हुए कहा, तुम फिजूल खर्ची करने वाले बेटे, 500 मिलियन तुमने पूरी तरह से लुटा दिए। ये सुनकर वांगजिया बहुत ही चौंक जाती है। तभी वांगजिया सोचती है, फेंग चाओ ने पहले कहा था कि उसके डैड ने उसे 500 मिलियन दिए थे, उसने पलक झपकते ही सब कुछ कैसे गवा दिया? अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा। फेंग चाओ ने अपना सूजा हुआ गाल पकड़ के रोते हुए यी चेन की तरफ इशारा करते हुए कहा, डैड, जरूर वो कमीना यी चेन ही मुझे निशाना बना रहा है। इतना सुनते ही वो सभी लोग फेंग चाओ को धक्का देते हुए यी चेन की तरफ भागने लगते हैं। कोई कहता है, प्रेसिडेंट यी। अन्य कोई कहता है, क्या वहाँ बैठे हुए प्रेसिडेंट ये है? ये देखकर वेडिंग में आए हुए गेस्ट चौंक जाते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, अभी पता चला कि ये सभी प्रेसिडेंट फेंग की इज्जत नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग तो प्रेसिडेंट यी के लिए आए थे। दूसरी तरफ वो सभी कंपनी के आए हुए लोग ये चैन से विनती कर रहे होते हैं। उनमें से कोई कहता है, प्रेसिडेंट यी, हम आपसे भीख मांगते हैं कि हमें आजीविका प्रदान करें। अन्य कोई कहता है, प्रेसिडेंट यी, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें जाने दें। ये देखकर फेंग जियांजू हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फेंग जियांजू सोचता है, अगर वे इसी तरह हंगामा करते रहे तो हमारी फेंग फैमिली को युंजू शहर में रहने की जरूरत नहीं रह जाएगी। फेंग जियांजू ने चिल्लाते हुए कहा, इन लोगों को तुरंत ही यहाँ से बाहर निकालो। फेंग जियांजू ने गुस्से में बौखलाते हुए कहा, बाहर निकलो, अभी के अभी तुम सब बाहर निकलो। उनमें से कोई कहता है, अरे मुझे छोड़ो। दूसरा कोई कहता है, हमने अंदर आने के लिए 10,000 कैश गिफ्ट के रूप में दिए, आप किस आधार पर हमें जाने के लिए कह रहे हैं? फेंग जियांजू, क्या तुम इतने बेशर्म हो? हमें अंदर आते ही बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहे हो?
क्या तुम हमारे लाखों युआन को हड़पना चाहते हो? फेंग जियानजू ने दांत पीसते हुए कहा। उन्हें उनका सारा कैश गिफ्ट वापस कर दो, उसके साथ उन्हें दुगना पैसा वापस करो। फेंग जियानजू सोचता है, आज हमारी फेंग फैमिली की बहुत बदनामी हुई है। फेंग जियानजू ने दूर से चिल्लाकर कहा, प्रेसिडेंट यी, मुझे नहीं पता कि फेंग चाओ ने आपको किस बात से प्रोवोक किया है कि आप उसे इस तरह निशाना बना रहे हैं। मेरे बेटे को 500 मिलियन का नुकसान पहुंचाना, मुझे डर है कि आपका नुकसान 500 मिलियन से भी अधिक का होगा। ये चेन ने शांत रहते हुए कहा, आपके बेटे ने क्या किया है इसके बारे में आप खुद उसी से पूछिए। मैंने कितना पैसा जलाया है इसके लिए आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर में बिलियन से कम की तो कोई वैल्यू भी नहीं है। ये सुनकर वांग जिया हद से ज्यादा चौंक जाती है। फिर शांत होने के बाद वांग जिया सोचती है, क्या बिलियन? यी चेन का इतना शानदार बैकग्राउंड है, फिर भी मैंने उससे डाइवोर्स लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, और फिर इस कमीने फेंग चाओ से शादी करके क्या मैं आज पूरी तरह से मूर्ख नहीं बन गई? फेंग जियानजू ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, हालांकि प्रेसिडेंट यी के पास अपार धन दौलत है, लेकिन हमारी फेंग फैमिली वास्तव में उनकी तुलना में कम नहीं है। लेकिन कहावत के अनुसार एक पावरफुल ड्रैगन भी लोकल स्नेक को नहीं दबा सकता। फेंग जियानजू ने यी चेन को किलिंग इंटेंट से देखकर कहा, मैं भी दशकों से युनजू शहर में जिंदा हूँ। यहाँ मैंने जितने भी दोस्त बनाए हैं उनमें अंडरवर्ल्ड के लोगों की कोई कमी नहीं है। अगर मेरे अंडरवर्ल्ड के लोगों को पता चल गया कि किसी ने मेरे बेटे को इस तरह निशाना बनाने की हिम्मत की है, तो मुझे डर है कि वो लोग तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर किन होंगयान गुस्से में कुछ बोलने वाली थी, पर ये चैन उसे हाथ से इशारा करके रोक लेता है। ये चैन ने शांति से कहा, अगर प्रेसिडेंट फेंग मुझे थोड़ा सबक सिखाने को तैयार है तो मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मुझे हैरानी है कि तुम्हारा अंडरवर्ल्ड का दोस्त कौन है, मैं उससे भी मिलना चाहता हूँ। अगले ही पल फेंग जियानजू ने कॉल लगाते हुए यी चेन से कहा, तुम उससे बहुत जल्द मिलोगे। तभी लुई रूसी ने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा, हनी ऐसा मत करो। इतने में ही फेंग जियानजू गुस्से में लुई रूसी को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लुई रूसी नीचे गिर जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। फेंग जियानजू ने चिल्लाकर कहा, तुम इस मामले से दूर ही रहो। फिर यी चेन लुई रूसी को हाथ पकड़कर उठाने लगता है। यी चेन ने रोमांटिक अंदाज में कहा, मैडम आप ठीक है? लुई रूसी ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू। ये सब देखकर फेंग चाओ ने चिल्लाकर कहा, ये चेन तुम मेरी मॉम के साथ क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ फेंग जियानजू कॉल पर बात करते हुए बैंक्वेट से बाहर गुंडों को लेने के लिए आया होता है। फेंग जियानजू ने कॉल में कहा, क्या आप पहुंच गए? अच्छा, मैं अभी आपको लेने बाहर आया हूँ। फिर सामने से ल्यू झेंगकुआन और गुआ दोनों अपने गुंडों के साथ हाथ में गिफ्ट पकड़े हुए आ रहे होते हैं। फेंग जियानजू ने चिल्लाकर कहा, लॉर्ड ल्यू आप आ गए? फेंग जियानजू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी उपस्थिति वास्तव में हमारे लिए सम्मान की बात है। आज मुझे आपसे मदद की गुहार लगानी होगी। फेंग जियानजू ने उसी झूठी मुस्कान से कहा, उपहार देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे अपनी बात पूरी करें उससे पहले ही वे सभी उसे नजरअंदाज करके जाने लगते हैं। फेंग जियानजू ने पीछे मुड़कर कहा, क्या लॉर्ड ल्यू प्लीज मेरा इंतजार करो। फिर फेंग जियानजू उनके पीछे पीछे अंदर आने लगता है। फेंग जियानजू ने अंदर जाकर ये चेन से कहा, ये चेन मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड के कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ, ये है। लेकिन वे अपनी बात पूरी करें उससे पहले ही गुआ तो यी चेन के सामने झुककर गिफ्ट देने लगता है, जिसे देखकर फेंग जियानजू बहुत चौंक जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। गुआ ने गिफ्ट बॉक्स उठाते हुए कहा, लॉर्ड चैन हैप्पी बर्थडे। ल्यू झेंगकुआन ने झुककर गिफ्ट देते हुए कहा, यंग मास्टर हैप्पी बर्थडे। आपके बटलर ने हमें आपके लिए कांग्रेचुलेटरी गिफ्ट लाने का ऑर्डर दिया है। ये चेन को ल्यू झेंगकुआन से गिफ्ट लेते देखकर फेंग जियानजू के होश उड़ जाते हैं। फेंग जियानजू ने हैरान होते हुए कहा, लॉर्ड ल्यू ये सब क्या है? फिर ये चेन ने एटीट्यूड में फेंग जियानजू से कहा, आपने कहा था कि आप मुझसे निपटने के लिए अंडरवर्ल्ड के दोस्तों को ढूंढना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप ल्यू झेंगकुआन और श्याओ गुआ की तलाश कर रहे हो? उसी के साथ गुआ और ल्यू झेंगकुआन भी फेंग जियानजू की तरफ गुस्से से देखते हैं, जिसके कारण फेंग जियानजू काफी डर जाता है। फेंग जियानजू ने झूठी मुस्कान से कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर ये चेन ने ल्यू झेंगकुआन से कहा, मैं यहाँ शादी के बैंक्वेट में शामिल होने आया हूँ, परेशानी पैदा करने नहीं, इसीलिए आप लोग पहले यहाँ से चले जाइए। ल्यू झेंगकुआन ने सर झुकाकर कहा, यस यंग मास्टर। फिर ल्यू झेंगकुआन वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते फेंग जियानजू को धमकाते हुए जाते हैं। ल्यू झेंगकुआन ने शांति से कहा,
अगर तुम्हारे बेटे के वेडिंग बैंक्वेट में यंग मास्टर का एक भी बाल गिरा तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पूरी फैमिली को उसके साथ दफना दिया जाए। ये सुनकर फेंग जियानजू की तो बोलती बंद हो जाती है। लिू झेंगक्वन के जाने के कुछ पल बाद ये सब देखकर सभी गेस्ट चौंक जाते हैं। कोई सोचता है ये चेन के अंडरवर्ल्ड और कानूनी दुनिया दोनों में वाकई जबरदस्त कॉन्टैक्ट्स हैं। यहाँ तक कि लिू झेंगक्वन भी उसका सबऑर्डिनेट है। अन्य कोई सोचता है जो भी उसे प्रवोक करेगा उसका अंजाम निश्चित रूप से बुरा ही होगा। उनमें से एक आदमी ने हिम्मत करके कहा, मैंने सुना है कि आज प्रेसिडेंट यी का बर्थडे है। हालांकि हम प्रेसिडेंट यी से पहले कभी नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ मिलना नियति है, इसीलिए हम सब प्रेसिडेंट यी के सम्मान में टोस्ट करें। ठीक है, एक औरत मुस्कुराते हुए कहती है, राइट। ये चेन ने वाइन का ग्लास उठाकर कहा, बर्थडे की शुभकामनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन आज के मुख्य पात्र न्यूली वेड कपल है, इसीलिए मैं उनकी लाइमलाइट को कम नहीं करना चाहता। ये चेन ने हल्की मुस्कान से कहा, इस भव्य शादी को देखने के बाद भी मुझे कंपनी में वापस जाना होगा। ये ताना सुनकर फेंग चाओ और वांग जिया पीछे खड़े शर्मिंदा हो रहे होते हैं। फेंग चाओ सोचता है ये तो ये चेन का खुला बदला है। वांग जिया सोचती है वो चाहता है कि आज युंजू शहर में हर कोई ये जान ले कि वांग जिया ने मछली की आंख पाने के लिए मोती फेंक दिया। अगर मैं आज फेंग चाओ से शादी कर लूं तो मैं आज से युंजू शहर के धनी और पावरफुल क्लास के लिए हंसी का पात्र बन जाऊंगी। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Thanks for watching our videos. Please like and subscribe, guys.